हेलो एवरीवन, दिस इज यस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। हम डिविडेंड वाला चैप्टर अपना कर रहे थे। डिविडेंड वाले चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास में अनपेड डिविडेंड तक बात कर ली थी। आज का टॉपिक जो हमारा है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के ऊपर। इस क्लास में हम बात करेंगे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के बारे में। क्या है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड? मतलब जो भी पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल से ऊपर का हो चुका है उससे रिलेटेड वो, मतलब जो डिविडेंड था जो अभी भी अनपेड है, 7 साल उसको हो चुके हैं, वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो कंपनी क्या करेगी, उस डिविडेंड को और उसके साथ वाले शेयर्स को कहाँ ट्रांसफर कर देगी? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। अभी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड जो होता है सेक्शन 125C में कंपनीज एक्ट में स्टैब्लिश किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब कौन कौन सा अमाउंट है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर होगा? तो क्या क्या अमाउंट है? अनपेड डिविडेंड, कोई अनपेड डिविडेंड का पैसा है, या अनपेड एप्लीकेशन मनी है, अनपेड मैच्योर डिपॉजिट है, अनपेड मैच्योर डिबेंचर्स हैं, और इनसे रिलेटेड कोई भी इंटरेस्ट या जो भी हुआ वो सारा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? अनपेड इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर। गवर्नमेंट से कोई डोनेशन आया है, गवर्नमेंट से आपको कोई डोनेशन रिसीव हुआ है इन्वेस्टर के किस चीज के लिए? इन्वेस्टर की एजुकेशन और प्रोटेक्शन के लिए, तो वो पैसा भी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर। आपको कोई इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट मतलब आपको अगर आईईपीएफ में इन्वेस्टमेंट करके कोई इंटरेस्ट या कुछ भी रिसीव हुआ है तो वो पैसा भी ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। मर्जर होने से, अमेलगमेशन होने से कोई सेल प्रोसीड थी फ्रैक्शनल शेयर की फॉर 7 और मोर ईयर, तो वो भी आप इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करोगे। रिडम्पशन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और अभी तक आपने वो पैसा 7 साल हो गए पे नहीं किया, उसको भी आईईपीएफ में ट्रांसफर करोगे। तो ये सारे का सारा बता रखा है कि भाई अगर आप इन पैसे को 7 साल से ज्यादा हो चुका है, अभी अब तक आपने इन पैसों की पेमेंट नहीं करी, तो ये सारे का सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर। अब इसका यूज किस पर्पस के लिए होता है? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का यूज किस पर्पस के लिए होता है वो बात कर लेते हैं। द रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ, मतलब इसका यूज जो होता है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का रिफंड करने के लिए। रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अनक्लेम डिविडेंड, मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर डिबेंचर, एप्लीकेशन मनी फॉर रिफंड इंटरेस्ट देयरऑन। मतलब जो भी अनक्लेम डिविडेंड था, डिपॉजिट मैच्योर थी, मैच्योर डिबेंचर्स थे या शेयर एप्लीकेशन मनी, उनका पैसा सारा रिफंड करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए, इन्वेस्टर्स की एजुकेशन, अवेयरनेस, प्रोटेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिसजॉर्ज अमाउंट। अगर किसी पर्सन ने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई पैसा लिया है, अगर किसी पर्सन ने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई पैसा लिया है, तो फिर उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आएगा डिसजॉर्जमेंट का, तो वो डिसजॉर्ज करने के लिए अमाउंट भी आप किसका यूज कर सकते हो? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का यूज कर सकते हो। रिम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस, मान लो किसी डिबेंचर होल्डर ने, किसी मेंबर ने, किसी डिपॉजिटर ने कंपनी के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया है, केस फाइल किया है एनसीएलटी में, तो केस फाइल करते टाइम जो भी लीगल एक्सपेंसेस उसके लगे तो वो भी अपना रिम्बर्स करा सकता है। तो कंपनी कहाँ से पे करेगी वो पैसा? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से। एनी अदर पर्पस incidental thereto in accordance with the such rule has been prescribed। 13 जनवरी 2016 को गवर्नमेंट ने इस इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड की मैनेजमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अथॉरिटी को सेटअप किया था। अथॉरिटी के अंदर एक चेयरपर्सन होगा। अथॉरिटी के अंदर कौन होगा? एक चेयरपर्सन होगा, 6 मेंबर्स होंगे और एक सीईओ होगा। 6 मेंबर होंगे, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। और भाई इसके लिए प्रॉपरली क्या बना रखे हैं? रूल बना रखे हैं, रूल्स। अब पढ़ते हैं क्या है वो रूल्स, उसके बारे में बात करेंगे। रूल्स क्या है? जो ये अथॉरिटी है, इस रूल्स का नाम जो है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन, मेंबर, होल्डिंग ऑफ मीटिंग, प्रोविजन फॉर ऑफिस एंड ऑफिसर रूल्स 2016। ये क्या है रूल्स? ये जो रूल्स बने थे ये नोटिफाई हुए थे 13 जनवरी 2016 को। इस्टेब्लिशमेंट अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया है जिसका नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, जो कि एक बॉडी कॉर्पोरेट है
जैसे कंपनी के एक बॉडी कॉर्पोरेट के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक भी किसके होते हैं, वो एक इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के होते हैं। और इसकी ऑडिट किसके द्वारा की जाएगी, इसकी ऑडिट की जाएगी सीएजी के द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी के अंदर कौन कौन लोग आएंगे, अथॉरिटी के अंदर एक चेयरपर्सन होगा, 6 मेंबर होंगे, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। चेयरपर्सन कौन होगा अथॉरिटी का, सेक्रेटरी होगा। एमसीए का सेक्रेटरी जो होगा वो एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन होगा अथॉरिटी का। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अथॉरिटी कौन होगा, चीफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट अ पर्सन टू बी अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी उसको। मेंबर ऑफ द अथॉरिटी, मेंबर ऑफ अथॉरिटी में 6 मेंबर होंगे, जिसमें से एक नॉमिनेट करेगा आरबीआई, एक पर्सन को नॉमिनेट कौन करेगा, आरबीआई, दूसरे पर्सन को नॉमिनेट कौन करेगा, सेबी, और 4 पर्सन ऐसे होंगे जिसके पास स्पेशल नॉलेज होगी और जिसके पास एक्सपीरियंस होगा नॉट लेस देन 15 ईयर, फाइनेंस में, मैनेजमेंट में, अकाउंट्स में, लॉ में, जिसको जिसके सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन से लगता है कि वो यूजफुल हो सकता है, तो वो भी अपॉइंट होकर यहाँ पर चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर, जो मेंबर है वो एक टर्म के लिए 3 साल के लिए अपॉइंट होगा और शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। और भाई क्या है, प्रोवाइडेड दैट नो मेंबर शैल होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 3 टर्म्स, 3 टर्म से ज्यादा, 3 टर्म से ज्यादा वो क्या नहीं कर सकते, ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। प्रोवाइडेड फर्दर दैट जब 3 टर्म्स एक्सपायर हो जाएंगी तो उसको एक 3 साल का कूलिंग पीरियड दिया जाएगा, जैसे ही वो 3 साल एक्सपायर हो जाएंगे उसके बाद वो रीअपॉइंट होकर यहाँ पर चल सकता है। मैक्सिमम एज कितनी है, 65 ईयर्स। और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी मेंबर्स को रिमूव भी कर सकती है। और यहाँ पे टर्म्स की हम बात कर रहे थे, एक टर्म कितने साल की होगी, 3 इयर्स की, एक टर्म कितने साल की होगी, 3 इयर्स की, तीन तीन साल 3 साल की टर्म्स होगी। और मैक्सिमम कितनी टर्म्स के लिए अपॉइंट हो सकता है, 3 टर्म्स के लिए अपॉइंट हो सकता है। क्या रीअपॉइंट हो सकता है, यस हो सकता है, 3 साल बाद, 3 साल बाद जब 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म हो जाएगा तो रीअपॉइंट हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल रिमूव अ मेंबर फ्रॉम ऑफिस इफ ही एट एनी टाइम एडजुडिकेटिंग, अगर वो इंसॉल्वेंट है, अनसाउंड माइंड का है, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है किस चीज के लिए, उसको रिमूव करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या कर सकती है, रिमूव कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस क्या है अथॉरिटी के, अथॉरिटी एडमिनिस्टर करेगी, मैनेज करेगी फंड को, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को मैनेज करेगी। जर्नल मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ अथॉरिटी वेस्ट विद द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो जनरल मैनेजमेंट होगी वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अंदर पास होगी। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वो किसकी सुपरिटेंडेंट के अंदर काम करेगा, चेयरपर्सन की। अथॉरिटी में कॉन्स्टिट्यूट परमानेंट कमेटी फॉर ओवरसीइंग इट्स फंक्शन। तो ये इस तरह से काम होकर यहाँ पर चलेगा। आगे बढ़ते हैं मीटिंग में, मीटिंग की बात करते हैं, मीटिंग की बात करते हैं। मीटिंग, the authority and the committee shall meet at such time and place as may be considered necessary। वो मीटिंग कंडक्ट करने के लिए अपना कोई प्रोसीजर बना सकती है। अथॉरिटी जो है क्वार्टर में एक बार मिलेगी और साल में 4 बार मिलेंगी। और गैप जो होना चाहिए मीटिंग के बीच में, 2 मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी शैल बी प्रेसाइडेड बाय द चेयरपर्सन। If for any reason chairperson is unable to attend the meeting, any other member choose by members present from themselves at the meeting shall be preside over। अगर मेंबर प्रेजेंट नहीं है, अगर चेयरपर्सन प्रेजेंट नहीं है, तो मेंबर जो प्रेजेंट होंगे मीटिंग के अंदर अपने में से किसी एक को चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग चूज कर सकते हैं। और किस तरह से जो डिसीजन लिए जाएंगे, मेजोरिटी के द्वारा डिसीजन लिए जाएंगे। अगर लोगों के बीच में डिफरेंस है ओपिनियन को लेके तो किस तरह से डिसीजन लिए जाएंगे, मेजोरिटी से डिसीजन लिए जाएंगे। मोर देन 50% appointed member of the authority shall be constitute the quorum for transaction of business at a meeting। भाई
कोरम कितनी होनी चाहिए? अथॉरिटी के केस में कोरम कितनी होनी चाहिए? 50% से ज्यादा। मोर देन 50% ऑफ मेंबर ऑफ द अथॉरिटी शैल कॉन्स्टिट्यूट कोरम। और कमेटी के केस में 2 मेंबर्स, मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। मेंबर नो टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग इन सर्टेन केसेस। कौन कौन से मेंबर हैं जो मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? भाई जिनका जिनका मीटिंग्स में जिस मैटर के ऊपर डिस्कशन हो रहा है ना, या तो अथॉरिटी की मीटिंग है या उसकी कमेटी की मीटिंग है ना, उसमें अगर अगर किसी मैटर के ऊपर क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, और उस मैटर में किसी मेंबर का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है, इंटरेस्ट है, पेक्यूनियरी इंटरेस्ट है, तो उस पर्सन के पास पार्टिसिपेट करने का मीटिंग के अंदर राइट नहीं होगा। वैकेंसी एक्सेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग ऑफ अथॉरिटी। No act or proceeding of the authority and its committee shall be invalid merely by the reason of any vacancy या any defect in constitution of the authority and its committee. Any defect in the appointment of person acting as a member of authority and its committee. Protection protection of action taken in good faith. भाई क्या है, अगर किसी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अथॉरिटी ने कोई एक्शन लिया है, हाँ, और अगर वो गुड फेथ में लिया है तो उसके खिलाफ कोई केस फाइल नहीं होगा, उनके खिलाफ कोई केस फाइल नहीं होगा। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, अकाउंटिंग ऑडिट ट्रांसफर एंड रिफंड रूल 2016।